हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सभी लोग। तो चलिए, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है जिशान सर फिजिक्स। आप लोग को मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था और उसमें पढ़ा रहा था रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वर्टिकल शिफ्ट तक बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे लैटरल शिफ्ट क्या होता है। वर्टिकल शिफ्ट तो बताया था बट लैटरल शिफ्ट आज तक हम लोग नहीं पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि ये लैटरल शिफ्ट होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मीडियम, ठीक है, क्या ये मीडियम, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये मीडियम। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। हम मान लेते हैं इस मीडियम का थिकनेस t है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, ये इधर रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। एक रे ऑफ लाइट आया और आकर के इंसिडेंट हुआ। ठीक है, ये यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलते हैं ना। हाँ, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो हमको पता है कि ये इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या होता है? नॉर्मल के तरफ बेंड करता है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? नहीं। अब ये रे ऑफ लाइट यहां से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट अभी डेंसर मीडियम में है। डेंसर से जब रेयर में जाता है देन रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, तो हम इसको अवे बेंड करवा देंगे। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे कहलाता है, ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। देखिए, इमर्जेंट रे इधर जा रहा है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है? ये है, हाँ या ना? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यही है ना, इमर्जेंट रे का ये है। क्या इन दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर दूरी है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कुछ परपेंडिकुलर दूरी है? हाँ है। इसी परपेंडिकुलर दूरी को हम क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। मतलब ये कि कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इमर्जेंट रे ये शिफ्ट कर जाता है, किसके डायरेक्शन से? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से। तो ये इसी परपेंडिकुलर दूरी को हम क्या बोलते हैं? इस परपेंडिकुलर दूरी को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय विच इमर्जेंट रे इज शिफ्टेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये चीज क्या कहलाता है? लैटरल शिफ्ट कहलाता है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट को A बोल दिए, ये B है, ये C है और यहाँ जो परपेंडिकुलर बनाए हैं ये क्या है? M। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे है तो ये वाला पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी एंगल आई हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये पूरा का पूरा ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक, नॉर्मल से लेके यहां डॉटेड ब्लैक तक, ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ना। अब देखिए, अगर पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? बचा हुआ एंगल को हम बोलेंगे I माइनस R। यही बोलेंगे ना। बचा हुआ एंगल कितना होगा? बचा हुआ एंगल होगा I माइनस R। तो हमको निकालना है ये परपेंडिकुलर दूरी CM। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द perpendicular distance by which incident ray is shifted emergent ray is shifted from the direction of incident ray is known as lateral shift। क्या कहलाता है वो? इसको हम बोलते हैं lateral shift। ठीक है,
कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इमर्जेंट रे या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से शिफ्ट कर गया है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। अब देखेंगे इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है एग्जाम में, एक्सप्रेशन फॉर लैटरल शिफ्ट। बहुत ही आसान है एक्सप्रेशन। चलिए ट्रायंगल देखिएगा आप लोग मेरे साथ, है ना। ट्रायंगल है ANC, ये CN निकालना है, यही ट्रायंगल लेते हैं हम लोग क्योंकि यही ट्रायंगल में आ रहा है ये NC, हाँ है ना, या CN जो भी बोलिए। ये वाला जो ट्रायंगल है ये इतना दूर इसी में आ रहा है, ये वाला CN। तो फ्रॉम ट्रायंगल ANC, फ्रॉम ट्रायंगल ANC हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए एंगल कितना है, एंगल देखिए अगर ट्रायंगल में I माइनस R है तो हम बोल देंगे बताइए बाबू साइन I माइनस R कितना होगा, साइन I माइनस R कितना होगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना, CN, हाइपोटेन्यूज कितना, AB। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CN डिवाइडेड बाय AB। हमको निकालना क्या है, CN। तो CN को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, CN इज इक्वल टू AB sin I माइनस R। मिलेगा क्या, ये मिलेगा। इसको बोल दिया हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, ABC दिख रहा है, जहां ट्रायंगल कितना है, R है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC अगर हम पूछ दें कि बताइए बाबू cos R कितना होगा, क्या पूछ दें कि बताइए cos R, तो cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। अब देखिए ABC में यहाँ पे एंगल है, मतलब AB बेस है और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस इज AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। हमको AC से ही का CN बाय AC है ये, ठीक है ना। ये वाला क्या है, CN बाय AC नॉट AB। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये कितना है, CN बाय AC। यहाँ से यहाँ की दूरी AC है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, CN बाय AC। दिस इज CN बाय AC। तो हमको निकालना क्या है, AC निकालना है। तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AB बाय cos R। ठीक है, और AB आप लोगों ने कितना लिया है, AB हम लोगों ने लिया है T। कितना लिया है, T। तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय cos R। AC इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय cos R। इसको बोल देते हैं हम लोग 2। हम लोग करेंगे क्या, 2 का वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1। अब देखिए क्या मिलेगा, CN इज इक्वल टू AC बोले तो T डिवाइडेड बाय cos R इंटू sin I माइनस R। ठीक है, ये क्या हो गया, CN इज इक्वल टू T डिवाइड बाय cos R इंटू sin माइनस R। याद रखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, CN बाय AC है। ट्रायंगल ANC में क्या आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है CN डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, CN बाय AC। तो AC इज इक्वल टू CN इक्वल टू कितना हो गया, AC sin I माइनस R। फिर दूसरे ट्रायंगल से cos R निकाले, cos R से हमने AC निकाला और AC का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। तो हमको क्या मिल गया है, लैटरल शिफ्ट मिल गया है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको अब हम रब करते हैं, ठीक है। और आप लोग और नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखेंगे जिससे कि एग्जाम में उसको ही पूछा जाता है। ये सब टॉपिक का क्या है ना कि 2-2 मार्क्स में बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं, कभी कोई और सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग किसी को भी हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। सभी टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या स्टार्ट करेंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो हम ध्यान से देखेंगे फिगर को आप लोग। चलिए, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है ये लाइन। यहाँ पे हम लोगों ने एक मीडियम ले लिया है। क्या किया है हम लोगों ने, एक मीडियम ले लिया है।
ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स है। क्या है ये? लाइट सोर्स। जब रे ऑफ लाइट इस सरफेस के परपेंडिकुलर में इंसिडेंट करेगा, क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर में इंसिडेंट करेगा, ठीक है, तो ये सीधा सीधा पार हो जाएगा। लेकिन यहां से जब रे ऑफ लाइट निकलेगा और कुछ एंगल पे इंसिडेंट कर जाए, ठीक है, तो इट विल बेंड, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये थोड़ा और मुड़ के जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो ये और मुड़ के जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रे ऑफ लाइट यहां तो जाएगा और फिर इसी सरफेस पे ये क्या होगा, इस सरफेस पे चलाएगा। मतलब कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए यहां पे भी कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको हम I1 बोल दे रहे हैं। यहां पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, I2 बोल दे रहे हैं। यहां पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, I3 बोल दे रहे हैं। यहां पे भी कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। मतलब क्या कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री। कब? जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगा तब। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आइए लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction becomes 90 degree when ray of light travel from optically denser medium to optically rarer medium then it is known as angle of refraction, that is known as critical एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आइए इधर देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट sin I by sin r is equal to mu2 by mu1। मान लेते हैं सेकंड मीडियम जो है mu2, ये एयर है। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ mu है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये किसके बराबर, क्रिटिकल एंगल के। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितना हो जाएगा, जब ये क्रिटिकल एंगल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा ही होगा। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, sin c by sin 90 is equal to 1 by mu। sin 90 का वैल्यू 1, मतलब sin c is equal to 1 by mu, ठीक है। ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में इसको भी क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है क्रिटिकल एंगल क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं,
क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे, इसका हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं इधर से और एक क्वेश्चन लिखेंगे। find critical angle of glass of refractive index 1.5। ठीक है, हमको क्रिटिकल एंगल बताना है ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। आइए देखिए सॉल्यूशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को कितना दे दिया 1.5, निकालना क्या है क्रिटिकल एंगल। हमको पता है sin c इज इक्वल टू 1/μ, तो sin c इज इक्वल टू 1/1.5 पॉइंट है दिया, तो sin c इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, sin को उधर भेज दिए, c इज इक्वल टू sin इनवर्स 2/3। ठीक है, अब ये वैल्यू इसका निकालना होता है, आपको याद रखना है ये वैल्यू कि c इज इक्वल टू 42 डिग्री। ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1.5 होगा। ये वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल 1.5 होगा कब, अगर ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 होगा तब जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा तब। ठीक है ना, ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री कब, जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा तब। ठीक है, या कभी-कभी सिंपल पूछ देता है कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल बताइए, तो डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे 42 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, इसके बाद एक टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं TIR। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत पूछता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताइए क्या होता है, और उसके बाद पूछता है कि कंडीशन बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। ठीक है, क्या बोलता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताइए, और क्या बताइए कंडीशन बताइए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग समझे क्या है। अब देखिए यहां पे आए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री। अगर रे ऑफ लाइट को हम लोग थोड़ा सा और आगे जाके इंसिडेंट कर दे, अब क्या होगा, अब तो ये यहां से यहां जाएगा और फिर ये इधर से इधर बेंड कर जाएगा, क्योंकि हम बार बार देख रहे क्या आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हर बार इंक्रीज कर रहा है। ये यहां से यहां गया, अब यहां तक तो सरफेस पे आ गया, इसके आगे इंसिडेंट होगा तो ये क्या होगा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, हाँ या ना, क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। अब समझेंगे क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, रे ऑफ लाइट का बाउंस बैक कर जाना सेम मीडियम में फ्रॉम इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, दो मीडिया के इंटरफेस से, कब, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगा तब। ठीक है, क्या बोले हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ये एक फिनोमेना है जिसमें कि रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, कब, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ट्रैवल करता है तब। तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया, सबसे पहला कंडीशन ये हो गया कि रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। याद रखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है बताइए कि रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में ट्रैवल करना होगा। दूसरा, अच्छा ये बताइए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा या क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, देखते तो यही लग रहा ज्यादा होगा और सही में यही होगा। तो दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब आई का जो वैल्यू होगा ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा
होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम द इंटरफेस। इंटरफेस बताए थे कि दो मीडियम क्या मिलते हैं, फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया व्हेन रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर। और दूसरा कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, द फेनोमेना ऑफ bouncing back of ray of light in the same medium from the interface of two media, the phenomena of bouncing back of ray of light in the same medium from the interface of two media when ray of light is traveling from optically denser medium to optically rarer medium। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगा तब। ठीक है, इस चीज को कॉपी कर लेंगे आप लोग। इसके बाद हम आप लोग को लिखवाते हैं कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद है कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? इसके बाद है कंडीशन फॉर टोटल, या TIR लिख देते हैं, TIR तो आप समझ ही रहे हैं, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला कंडीशन बोल देते हैं कि रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर medium to optically rarer medium। ठीक है, और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपके स्कूलों में एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा, बोर्ड्स में भी बहुत आते हैं ये सब। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इन सारी चीजों को क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है ना? चलिए ओके, तो रब करते हैं इसको। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखेंगे लास्ट कुछ ईयर्स के आप क्वेश्चन उठा के देख ले, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग टोटली internally reflected type of prism, totally internally reflected type of prism। ठीक है, totally internally reflected prism भी बोलते हैं हम लोग, totally internally reflected prism।
ठीक है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड टाइप ऑफ प्रिज्म। अब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड टाइप प्रिज्म होता क्या है? देखिए, प्रिज्म ग्लास का बना होता है ना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और उसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। हम लोग करते क्या है कि हम लोग राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म यूज करते हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री से बेंड करवाने के लिए। मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, 90 डिग्री से बेंड करवाना तो इधर, ठीक है, या नहीं तो फिर रे ऑफ लाइट इधर से जा रहा है 180 डिग्री से बेंड करवाना मतलब लौट के चला है, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो प्रिज्म यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड टाइप ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 जिसकी वजह से उसका क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। हम लोग करते क्या है कि ग्लास का प्रिज्म राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म यूज करते हैं क्या करने के लिए? रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री से डेविएट करने के लिए, बेंड करने के लिए, ठीक है। और इसी टाइप के प्रिज्म को हम क्या बोलते हैं? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड टाइप ऑफ प्रिज्म। देखिए एग्जाम में पूछा क्या जाता है, ठीक है, कि ड्रॉ कीजिए डेविएशन बाय 90 डिग्री, डेविएशन बाय 90 डिग्री। दूसरा पूछा जाता है ड्रॉ कीजिए टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड टाइप प्रिज्म से डेविएशन बाय 180 डिग्री। तो हम आपको सिखाएंगे अभी दोनों कि कैसे 90 डिग्री से और कैसे 180 डिग्री से इसको डेविएट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम मानते हैं कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। आइसोसेलेस का मतलब ये दोनों साइड क्या है? बराबर है और एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। हम किए क्या कि जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहां पे रे ऑफ लाइट को लाए और ला करके इंसिडेंट करवा दिए, ठीक है। रे ऑफ लाइट को लाए और रे ऑफ लाइट को ला करके हमने इंसिडेंट करवा दिया। देखिए ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है। देखिए ये दोनों साइड बराबर है, मतलब ये एंगल तो पहले से ही 45 डिग्री है और ये भी एंगल कितना है? पहले से 45 डिग्री, ठीक है। ये 90, ये 45, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 45 होगा। यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है, नहीं, ये 45, ये 90, तो बचा हुआ कितना? 45। मतलब, और ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो नॉर्मल और ये कौन सा रे? इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा, हाँ है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का। देखिए रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगा, अभी डेंसर में ना, यहाँ पे जब प्रिज्म के अंदर घुस गया तो ये डेंसर मीडियम में, यहां से कहां जाएगा? रेयर में। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इसके बाद सुनिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 जिसकी वजह से उसका क्रिटिकल एंगल 42, क्रिटिकल एंगल 42 और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना शो कर रहा है? 45। मतलब क्या होगा? यहां पे रिफ्लेक्शन होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 45। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। तो रे ऑफ लाइट क्या हुआ? इधर से इधर जा रहा था, ये इधर बेंड कर गया, हाँ है ना। उसी तरह से समझिए इसको, ये भी वैसा ही है। रे ऑफ लाइट आया, ये तो 90 डिग्री है, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देख लीजिए, ये वाला, ये 90, ये 45, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ये भी 45 हो जाएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ किए, ये 45 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 45 होगा। अब आप देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे भी कितना हो गया है? 45। क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना है? 42। मतलब क्या होगा? रे ऑफ लाइट यहां पे भी बेंड कर जाएगा और इसी चीज को हम बोलते हैं डेविएशन बाय 90 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। जस्ट उसी तरह से है डेविएशन बाय 180 डिग्री। आइए देखते हैं, ये है हमारे पास एक प्रिज्म
जिसमें ये एंगल है कितना 90 डिग्री और ये दोनों साइड है बराबर, ठीक है। ये 90 है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल तो पता ही है कि ये 45 होगा और ये भी एंगल कितना होगा 45 होगा, ठीक है। अब हम करते क्या है कि रे ऑफ लाइट को लाएंगे और लाके इंसिडेंट करेंगे। अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, तो हमको पता है वो डेविएट नहीं करता है, तो यहां से ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस हुआ और ये यहां पे आया, एक और ले लिए, ये यहां पे आया। ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये 45 है, तो यहां पे भी कितना बनेगा 45। यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये 45 है तो ये भी 45 जैसे वहां पे था, और उसी के बाद ये क्या करेगा यहां से डेविएट होगा और ये यहां पे इधर चला आएगा। जब ये यहां पे आएगा तो ये सरफेस पे ये परपेंडिकुलर, ठीक है, फिर ये परपेंडिकुलर, फिर से ये एंगल 45, तो ये भी एंगल कितना 45 डिग्री, मतलब 42 से ज्यादा, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, और अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो क्या होगा रे ऑफ लाइट फिर से डेविएट करना, ठीक है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ये यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ और इधर से इधर आ गया। जस्ट उसी तरह से ये वाला लाइट भी होगा, ये यहां से यहां आएगा और फिर ये यहां से यहां रिटर्न हो जाएगा। तो रे ऑफ लाइट जा रहा था इधर, मुड़ के चला आया इधर, इसी को हम क्या बोलते हैं डेविएशन बाय 180 डिग्री। ये है डेविएशन बाय 90 डिग्री, ये है डेविएशन बाय 180 डिग्री, ठीक है। ये डायग्राम आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए रब करें इसको, इसके बाद आपको इसको डिफाइन करवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे, लिखेंगे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ डायमंड इज refractive index of material of glass is 1.5 due to which its critical angle is 42 degree, due to which its critical angle is 42 degree. Full stop. Right angled isosceles triangle is used to deviate the ray of light by 90 degree and 180 degree, by 90 degree and 180 degree. Right angle isosceles triangle is here. Right angle isosceles prism is used to deviate the ray of light by 90 degree and 180 degree. Full stop. This prism is known as totally internally reflected type prism. Totally internally reflected prism, ठीक है। यहाँ पे प्रिज्म लिखना है, ठीक है ना। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म इज यूज्ड टू डेविएट द रे ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। और वो डायग्राम जो है वो डायग्राम तो बना ही लेना है, क्योंकि वो डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लोग अब दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, और सेकेंड एप्लीकेशन है उसका ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ठीक है। चलिए देखेंगे। चलिए देखेंगे हम लोग ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, मतलब हीरे की चमक।
आप लोग पहले जमाने का फिल्म देखे हैं, प्रेम चोपड़ा वाला टाइप, हाँ या ना? हाँ देखे होंगे। तो हम लोग को दिखाता था वहां पे पहले डायमंड के मस्त प्रेम चोपड़ा गया एक अंधेरे से रूम में, और उस रूम में एक लाल कपड़ा निकाला, लाल कपड़ा को ऐसे करके खोला और देखा अंधेरे में कि पूरा का पूरा वहां डायमंड एकदम चमक रहा है, हाँ या ना? ठीक है, पूरा डायमंड वहां पे वो लोग चमका करके दिखाते थे हम लोग को। आइए वो कैसे हम लोग को बेवकूफ बनाते थे, या आप लोग के लैंग्वेज में कुछ और कैसे बनाते थे, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड का मतलब है डायमंड की चमक, ठीक है ना? मान लेते हैं कि ये डायमंड है कोई, ठीक है, डायमंड के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.47, डायमंड के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.47, जिसके वजह से इसका क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री। कितना होता है? 24 डिग्री। अब सुनेंगे, डायमंड के फेस को इस तरह से कट किया जाता है कि रे ऑफ लाइट जब इसमें इंटर करे तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना सफर करे। क्या करे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत बार हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? सब टोटल एक रे गया तो इतना घुमा, बहुत सारा रे जाएगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब यहाँ पे रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? अकर करता है। इसके फेस को इस तरह से काटा जाता है कि क्या हो, इसकी चमक बढ़ जाए। चमक कैसे बढ़ेगी कि इसके फेस को हम जब कट करेंगे, या जो भी कट करता है वो इस तरह से कट करता है कि रे ऑफ लाइट जब भी जिस फेस पे भी इंसिडेंट हो वो क्या हो? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या डायमंड के अंदर से लाइट को बाहर आने के लिए देगा? वो नहीं, वो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहेगा। डायमंड में बहुत कम ऐसे केसेस दिए जाते हैं जहां से रे ऑफ लाइट क्या हो? बाहर निकले। तो अब क्या हुआ कि ये डायमंड है, डायमंड में लाइट जा रहा है और लाइट जाने के बाद ये बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर कर रहा। ये लाइट गया, फिर ये लाइट गया तो इसकी वजह से ऐसे घूम रहा है, फिर ये लाइट गया तो मतलब यहां जाके लाइट अंदर में फंस जा रहा है। तो सराउंडिंग की कंडीशन से यहां का क्या होगा? ब्राइटनेस ज्यादा होगा, हाँ या ना? और इसी चीज को हम बोलते हैं ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। तो डायमंड क्यों चमक रहा है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और पहले जमाने के मूवी जब हम लोग देखते थे तो हम ये देखते थे कि अंधेरे रूम में वो लोग हीरा को चमका दे रहा था, हाँ या ना? होता था। तो याद रखेंगे, हीरा डायमंड कभी भी अंधेरे में नहीं चमकेगा, जितना ब्राइटनेस उसका उजाले में होगा उतना अंधेरे में नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं ना है? इसी चीज को हम बोलते हैं ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। ठीक है, तो इस चीज को हम लिखवा देंगे आप लोगों को, लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ डायमंड इज 2.47 due to which its critical angle is 24 डिग्री। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि डायमंड कटर्स का बहुत डिमांड है और इंडिया में बहुत बेहतरीन डायमंड कटर्स है। बाहर से भी जो है वो डायमंड आता है इंडिया में कट होने के लिए, ताकि उसका ब्राइटनेस वो इस तरह से कट करे कि उसका ब्राइटनेस क्या हो? बढ़े। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ डायमंड इज 2.47 ड्यू टू व्हिच इट्स क्रिटिकल एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है, इसके बाद फेस ऑफ द डायमंड is cut in such a way that ray of light entering into the diamond ray of light entering into the diamond suffers
suffers repeated total internal reflection. Suffers repeated total internal reflection. There are very few faces in the diamond through which ray of light comes out, through which ray of light comes out. Hence intensity of light within the diamond will become much higher in comparison to that of its surrounding, in comparison to that of its surrounding, and hence diamond shines brighter. ठीक है, ओके। तो आप लोग इस चीज को प्लीज फास्ट कॉपी कर लें जरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आज का लास्ट टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर। तीसरा एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ऑप्टिकल फाइबर। तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तीसरा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। देखिए आजकल आप लोग देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ताकि आपके नेट की स्पीड को बढ़ाया जाए। कुछ दिन पहले रिलायंस पूरे शहर में ऑरेंज कलर का ऑरेंज कलर का तार पूरे शहर में जमीन के अंदर बिछाया है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। होता क्या है वहां पे, देखिए वहां पे एक सेंट्रल कोर होता है। क्या होता है, सेंट्रल कोर। ठीक है, क्या होता है वहां पे, सेंट्रल कोर। और ये सेंट्रल कोर बहुत फाइन क्वालिटी के ग्लास का बना होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है। कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.7। ठीक है, इस सेंट्रल कोर के चारों तरफ, इसको क्या बोलते हैं, कोर। इस सेंट्रल कोर के चारों तरफ हम लोग एक और ग्लास से क्या करते हैं, कवर अप कर देते हैं। जिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। क्या कहलाता है ये वाला, ये कहलाता है क्लैडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लैडिंग। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग प्लास्टिक का जैकेट लगा देते हैं इसके ऊपर से, जो कि आप लोगों को प्लास्टिक जैकेट नजर आता है, हाँ या ना। फिर इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, प्लास्टिक का जैकेट लगा देते हैं, इसे कवर कर देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ये ऑप्टिकल डाटा को ट्रांसमिट करने के काम में आता है।
मतलब डाटा को इन द फॉर्म ऑफ लाइट हम भेजते हैं। हम यहाँ पे करते क्या है कि रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से इंसिडेंट करवाते हैं कि जब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जाए तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करे और हम इसको इसके दूसरे एंड से फिर बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑप्टिकल डाटा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ fine quality of glass whose refractive index is 1.7. The core is covered by a cladding of refractive index 1.5 and the overall system is covered by a plastic jacket. ठीक है, ray of light is incident in such a way that it suffers total internal reflection. ठीक है, and this light will be taken out from the opposite end of optical fiber. Group of optical fiber को हम बोलते हैं optical band. क्या बोलते हैं, optical band. याद रखिए, ग्रुप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल बैंड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आजकल बहुत जगह यूज हो रहा है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, हार्ट में ब्लड किस रेट से फ्लो कर रहा है इसको पता लगाने में, इन सब चीजों में हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। तो हम जितना भी इस टॉपिक के बारे में आपको बताए हैं, आप लोग इसको लिखेंगे अपने से, ये आपके लिए होमवर्क है, हम बता दिए, डिक्टेट भी करवा दिए हैं, आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसको अपने से लिखेंगे और उसके बाद लिखने के बाद फोटो खींच के मुझे सेंड करेंगे मेरे नंबर पे कि सर मैंने इस पे लिख लिया है। ठीक है, ये भी टॉपिक पूछा जाता है कभी कभी। और इसके साथ हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का टॉपिक ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, जिसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हम बता नहीं सकते, हर साल समझिए कि ये आता ही आता है, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आना ही आना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ऐसा नहीं कि 1 नंबर 2 नंबर में आता है, नंबर बड़ा रहता है, 3 नंबर 5 नंबर इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ये 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला क्लास हम जो भी लेंगे आप लोग प्लीज उसको मिस नहीं कीजिएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ाएंगे, कर्व सरफेस ओवर होगा, 2 दिन लगेगा मैक्सिमम, 2 दिन उससे कम ही लग सकता है। कर्व सरफेस ओवर होगा 2 दिन लगेगा, 1 दिन थ्योरी 1 दिन न्यूमेरिकल्स भी होगा। ठीक है, उसके बाद लेंस स्टार्ट होगा, लेंस में इंपॉर्टेंट है, फिर प्रिज्म, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्लीज आप लोग साथ साथ चलें, नोट्स बनाएं और कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करें हम लोगों को। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे।